वेलकम टू CLC जुडिशियल। सबसे पहले हर रोज की तरह एक जरूरी सूचना, हम लोग इस बार बिहार APO मेंस 2022 के लिए माइनर एक्ट की क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर कर रहे हैं, जिसका कोई भी चार्ज नहीं है। अगर आप इस बार कैंडिडेट हैं और बिहार APO मेंस 2022 दे रहे हैं तो मोस्ट वेलकम। आइए हमारे साथ मिलकर अपने सपने को साकार कीजिए। और अगर इन केस आप कैंडिडेट नहीं हैं तो अगर आपकी जानकारी में कोई भी आपके बैचमेट, फ्रेंड्स, जूनियर, सीनियर कोई भी अगर दे रहे हैं तो उन तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। इस बार बिहार APO मेंस क्रैक करना बहुत ही आसान है, बिकॉज आपके लिए देखिए क्या एडेड एडवांटेज एंड अनदर फीचर जो है IPC का सीरीज यूट्यूब पे हम लोगों का कंप्लीट है। उन्हें आप देख के IPC की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उन सभी सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कमेंट में भी दिया रहता है, वहाँ से आप देख सकते हैं। एज ए स्टूडेंट, एज कैंडिडेट, वो सीरीज आपको कैसे लगते हैं, किस कदर आपके लिए हेल्पफुल है, उसमें कोई कमी अगर रह गई है तो हमें ज़रूर बताएं। हम उन कमियों को दूर करने का भरपूर प्रयास करेंगे। तो देखिए, IPC आपका हो गया, उन सीरीज से काम चल जाएगा। एविडेंस एक्ट पे हम लोग, मेरी आंखें ठीक नहीं है फिर भी ये वीडियो शूट हो रहा, चूँकि कंसिडरिंग द अर्जेंसी फैक्टर। एविडेंस एक्ट, IPC एविडेंस हो ही गया। माइनर एक्ट का फ्री क्लासेज ऑफर किया ही जा रहा। रह गया CRPC। तो CRPC में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे अरेस्ट से संबंधित, अरेस्ट, चार्ज, कॉग्निजेंस, ट्रायल प्रोसीजर। इसको ट्रायल प्रोसीजर यहाँ पे कुछ कट जाएगा। ट्रायल प्रोसीजर ये है, क्योंकि स्क्रीन सेट कुछ उस तरीके से है। फिर से बेल, अपील एंड रिवीजन। आप CRPC की तैयारी चाहे जैसे करें, लेकिन ये 6 टॉपिक हमारी तरफ से आपको सजेस्ट किया जा रहा। ये बहुत वाइटल टॉपिक हैं, इनसे काफ़ी क्वेश्चंस होंगे। कितने क्वेश्चंस होंगे, कितने नहीं होंगे, अभी से कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये टॉपिक आप ज़रूर तैयार कीजिएगा। थोड़ा बहुत GK कीजिए तो इस बार सफलता के चांसेस आपके बहुत हाई है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हम लोगों का रेलिवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी है, और अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट को रेलिवेंसी और एडमिसिबिलिटी समझने में, यहाँ तक कि जो इंटरव्यू दे रहे हैं कभी इस स्टेट का कभी उस स्टेट का, पॉइंट इज दिस कि जिनकी तैयारी अच्छी है और काफ़ी समय से वो तैयारी करें, उन स्टूडेंट्स को भी इन चीज़ों में परेशानी होती है। तो देखिए, मैं सबसे पहले एक बात आपको कहूँगा कि लॉ मजबूरी में पढ़ने की चीज़ नहीं है। अगर आप लॉ को मजबूरी में पढ़ते हैं कि एग्ज़ाम देना है, पास आउट होना है, तो लॉ इज़ नॉट सच ए सब्जेक्ट। लॉ को सोचते हुए, थिंकिंग करते हुए, एज टू वाई, अगर एज टू वाई, अगर इसके लॉजिक, रीजनिंग को आप समझेंगे तो किसी भी टॉपिक को समझने में और उसका बेहतरीन आंसर लिखने में आपको कभी कोई इशूज नहीं होगा, और वो लाइफ लॉन्ग याद होगा। क्योंकि लीगल लैंग्वेज कुछ इस तरीके से होती है, चाहे बेयर एक्ट की लैंग्वेज हो या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट वगैरह, हाई कोर्ट की जजमेंट वगैरह, थोड़ा सा ऑर्डिनरी लैंग्वेज से थोड़ा इनरीच होता है और उनको समझने में थोड़ा टाइम लगता है, और एज ए फ्रेशर बिल्कुल ही लगेगा टाइम। तो अगर इनको आप समझते हुए करेंगे तो कभी कोई इशूज नहीं आएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और देखिए, आज मैं किताबों में क्या लिखा है, जजमेंट में क्या लिखा है रेलिवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी के बारे में, उन चीज़ों से अलग मैं एक अपने अंदाज में देसी तरीके से आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि व्हाट इज रेलिवेंसी और एडमिसिबिलिटी, इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना लूँ।
ये जो वर्ड है रेलिवेंसी, तो रेलिवेंसी हर कोई जानता है कि क्या रेलिवेंट है, क्या रेलिवेंट नहीं है, आपके लाइफ में क्या रेलिवेंट है, क्या इरेलीवेंट है। आप बिहार एपीओ देने वाले हैं, क्या कौन से चैप्टर रेलिवेंट हैं, कौन से चैप्टर इरेलीवेंट हैं, ये हर कोई जानता है। और उसी से रेलिवेंट फैक्ट केस के हिसाब से क्या रेलिवेंट होंगे। अगर मान लीजिए अदालत में कोई मुकदमा है या कोई भी, आप मेडिकल साइंस के हिसाब से क्या रेलिवेंट है। कैंसर अगर किसी को बीमारी है तो उसके लिए कौन सी दवाई ज़्यादा उपयोगी है, रेलिवेंट है। तो रेलिवेंसी इतना पॉपुलर वर्ड है, उसकी यूटिलिटी को वो बताता है, उसे रेलिवेंसी कहते हैं। और एडमिसिबिलिटी ऐसे एविडेंस जिसे कोर्ट कबूल करता है, जिसे कोर्ट एडमिट करता है, डेट इज एडमिसिबिलिटी। एंड रेलिवेंसी इज सच ए थिंग व्हिच सेक्शन 5 हमारा ये कहता है, सेक्शन 5 ऑफ एविडेंस एक्ट, कि सिर्फ दो ही चीजों का एविडेंस दिया जा सकता, या तो रेलिवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू। सेक्शन 5 का लास्ट लाइन आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ एंड ऑफ नो अदर। तो क्वेश्चन इज दिस कि एविडेंस जो है आप सिर्फ रेलिवेंट एविडेंस ही दे सकते, या जो फैक्ट इन इशू से कनेक्टेड है वही एविडेंस कोर्ट में दे सकते। अगर एविडेंस देने पे कोई लगाम ना हो तो कोई पार्टी जो है वो, अगर उसे लग रहा है कि फैसला उसके आगे पीछे जाएगा, तो फैसला ही नहीं, दे एविडेंस, दे एविडेंस, दे एविडेंस, अननेसेसरी चीज़ों का जमावड़ा होता जाएगा। तो फॉर दिस रीजन वी नीड टू अंडरस्टैंड रेलिवेंसी। और रेलिवेंसी का जो हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में चैप्टर 2 है, जिसमें सेक्शन 5 to 55 दिए गए हैं, और ये बताते हैं कि क्या रेलिवेंट है। अब जैसे हम थोड़ा इसके बारे में देखते हैं कि क्या क्या, इनफैक्ट ये चैप्टर रेलिवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी जो आज का थीम है, ये होना चाहिए था जब एविडेंस एक्ट कंक्लूड हो गया, तो ये लास्ट चैप्टर है। लेकिन एनीवे, ड्यू टू सम रीजन और अदर, आप लोगों के भी बहुत रिक्वेस्ट आ रहे थे कि सर रेलिवेंसी एडमिसिबिलिटी पे प्लीज़ बना दीजिए, तो हम लोगों ने भी डिसाइड किया कि चलिए आपकी बात ही मान लेते हैं, बना देते हैं। तो ये देखिए रेलिवेंसी जो चैप्टर 2 के अंतर्गत सेक्शन 5 अभी किया, सेक्शन 6 का कल वीडियो आया था, उसे आप देख सकते हैं। 7 ओकेजन, कॉज एंड इफेक्ट के बारे में, अगर क्राइम से संबंधित या किसी मुकदमे से संबंधित कोई ओकेजन, कोई फैक्ट उसमें आता है, कोई उसका कॉज है, जैसे मान लीजिए दुश्मनी है, दुश्मनी के कारण पार्टी का जो भी आगे ट्रांजैक्शन होता है, या दुश्मनी का इफेक्ट इन पे पड़ा, तो ओकेजन, कॉज, इफेक्ट अदरवाइज आल्सो लाइफ में भी रेलिवेंट होते हैं। मोटिव इज ऑलवेज रेलिवेंट फैक्टर, मोटिव का एविडेंस दिया जा सकता है, लेकिन मोटिव से कंफ्यूज नहीं होना है। जहाँ डायरेक्ट आई विटनेस है वहाँ मोटिव की जरूरत नहीं है, मोटिव को प्रूव करना जरूरी नहीं है, बिकॉज कि कोर्ट के लिए कि ये क्राइम हुआ और इस एक्यूज ने किया, बस कोर्ट की इंक्वायरी या ट्रायल का सिर्फ यही पर्पस है कि whether this crime has been committed by this accused or not. मोटिव ये होता है रीजन फॉर कमिटिंग क्राइम। इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द कोर्ट टू फाइंड आउट कि एज टू व्हाई accused committed this crime, लेकिन इसका एविडेंस दिया जा सकता है आपका। उसी तरीके से सेक्शन 9 है, आपको ये जितने सारे सेक्शंस आप देखेंगे 5 to 55, तो इन सब सेक्शंस का कुछ ना कुछ लॉजिक है, और इन सारे सेक्शंस का कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी है। अब जैसे कल हम लोगों ने रेस जेस्टर में देखा कि फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, कोई फैक्ट आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए, वो हर फैक्ट उसके सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस से इन टोटलिटी में देखना है, तब जाकर हम पूरी बात को समझ पाएंगे। तो देयर इज ए लॉजिक बिहाइंड कंडक्ट का एविडेंस। तो देखिए
देयर इज ए रीजन बिहाइंड एवरी कंडक्ट। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, माइनर एक्ट की क्लासेस दे रहा हूँ, ये मेरा ऐसा कंडक्ट है, तो क्या इसके पीछे कोई रीजन नहीं है? कोई इंसान आज तक इस धरती पे पैदा नहीं हुआ जिसका कंडक्ट बगैर किसी रीजन के हो। मैं भी आपको पढ़ा रहा हूं, जो भी मेरा इरादा हो उस पर चर्चा नहीं करेंगे। आप खुद सोचिए, वेदर कंडक्ट गवर्न्स रीजन और रीजन गवर्न्स कंडक्ट। स्टेटस भी मैं कभी कभी अपलोड करता हूं, नेवर जज द पीपल व्हाट दे से, जज देम बाय देयर कंडक्ट। तो और कंडक्ट, जो उस कंडक्ट को देखते हुए आप उस आदमी का इरादा क्या है भाप सकते हैं, और इसलिए कहा जाता है इट इज द कंडक्ट व्हिच ऑलवेज रिफ्लेक्ट द इंटेंशन। कोई आदमी को आप फोन कर रहे हैं और आपका फोन ना पिकअप करता ना कॉल बैक करता, तो उसके ये कंडक्ट की वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, जरूर कुछ ना कुछ लॉजिक है इसमें। कभी वो आदमी जब आप फोन करते थे तो कॉल बैक करता था, आज की डेट में फोन आपका नहीं पिकअप कर रहा ना कॉल बैक कर रहा, तो कुछ ना कुछ तो रीजन है। तो ये सारे जो रेलिवेंसी हैं, ये जो रेलिवेंसी का चैप्टर है, दिस इज टोटली बेस्ड अपॉन लॉजिक एंड प्रोबेबिलिटी। जो फैक्ट जिसे प्रूव का, जो प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड, तो वो भी सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी पे, और उस प्रोबेबिलिटी को हम प्रोबेटिव वैल्यू कहते हैं। चांसेज ऑफ प्रोबेबिलिटी को ही प्रोबेटिव वैल्यू कहा जाता है। तो सो फार एज रेलिवेंसी इज ऑलवेज बेस्ड अपॉन प्रोबेबिलिटी, लॉजिक एंड रीजनिंग। तो सेक्शन 5 से लेके 55 तक जितने फैक्ट हैं, ये फैक्ट रेलिवेंट माने गए हैं, स्टैट्यूट इनको रेलिवेंट मानता है। तो इसलिए पीछे के क्लासेज में मैंने बताया था, ए रेलिवेंट फैक्ट इज वन व्हिच इज लीगली रेलिवेंट। लीगली बिकॉज ये स्टैट्यूट के अंतर्गत प्रोवाइड किया हुआ। देखिए, एक फैक्ट किसी और रीजन से रेलिवेंट हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक्यूज ने पुलिस के सामने कन्फेशन किया, तो वो कन्फेशन एडमिसिबल नहीं है, लेकिन वो कन्फेशन इन्वेस्टिगेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। हस्बैंड ने वाइफ से कुछ कहा, हो सकता है वो बहुत रेलिवेंट है, लेकिन दैट इज हिट बाय प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन, उसको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, कोर्ट कंपेल नहीं कर सकते। तो रेलिवेंसी को तो समझ गया कि लॉजिक और प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है, और एडमिसिबिलिटी इज ऑलवेज बेस्ड अपॉन लॉ। तो ये सारे डिफरेंस मैंने नीचे आपके लिए चार्ट बना रखा, और यहाँ पे, और वीडियो को पॉज कर आप नोट कर लेंगे। तो आप देखिए, जो भी फैक्ट्स ऑफ विच एविडेंस कैन बी गिवन, द फैक्ट ऑफ विच एविडेंस कैन बी गिवन इज रेलिवेंट फैक्ट, एंड दैट इज प्रोवाइडेड अंडर चैप्टर 2 फ्रॉम सेक्शन 5 to 55। और ये जो आगे है, जो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा, रेलिवेंसी इज बेस्ड अपॉन लॉजिक एंड प्रोबेबिलिटी, एडमिसिबिलिटी इज बेस्ड अपॉन लॉ। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो आंसर में जो आपका इंट्रो होना चाहिए, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इंट्रो आपका इंप्रेसिव होना चाहिए। ये कंपटीशन है, आपकी पहली लाइन से एग्जामिनर को अंदेशा लग जाएगा कि आपकी कॉपी अच्छी है, उसका मूड अच्छा हो जाएगा, और वो आपको अच्छे से अच्छे नंबर देगा। तो मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूं कि आपके आंसर का ओपनिंग लाइन, तो देखिए, कुछ मैंने, कोई जरूरी नहीं कि आप ऐसा ही ओपनिंग लाइन लिखें, आप इसे और भी कुछ दूसरा है आपके पास, आप वो भी लिख सकते हैं।
तो दो तरीकों से आप लिख सकते हैं। सबसे पहले एक अच्छी लैंग्वेज से आप शुरुआत करें, और अगर मान लीजिए कि वो ऐसा कोई कंटेंट नहीं है तो आप सिंपल भी शुरू हो सकते हैं कि रेलिवेंस इज प्रोवाइडेड अंडर चैप्टर 2 of the Indian Evidence Act containing section 5 to 55 and from section 56 onwards the rule of admissibility is provided। ऐसे भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई इस तरीके का कंटेंट है जो स्ट्राइकिंग कंटेंट और है तो उससे भी कर सकते हैं। अगला जो है, ऑल एडमिसिबल एविडेंस इज यूजुअली रेलिवेंट बट ऑल रेलिवेंट एविडेंस इज नॉट एडमिसिबल। इसको मैं समझाता हूं हाउ दिस इज। जो एडमिसिबल एविडेंस है 5 to 55 के अंतर्गत जो रेलिवेंट है एविडेंस, तो नॉर्मली जितने भी एडमिसिबल एविडेंस है दे आर बाउंड टू बी रेलिवेंट। आप क्या सोचते हैं कि इररेलिवेंट एविडेंस भी एडमिसिबल होगा? तो नेचुरली एडमिसिबिलिटी मीन्स एडमिसिबिलिटी इंक्लूड्स रेलिवेंसी, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि ऑल रेलिवेंट एविडेंस विल बी नेसेसरली एडमिसिबल। जैसे प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन, क्लाइंट और वकील के बीच कोई कम्युनिकेशन है, दैट मे बी रेलिवेंट बट दैट इज नॉट एडमिसिबल। ये केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रेलिवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी आर नॉट कोएक्सटेंसिव और इंटरचेंजेबल टर्म्स। दिस इज नाइदर सिनोनिमस नॉर कोएक्स्ट, ऐसा कहा है हमने। जजमेंट इसमें रेफर किया है, आगे आएंगे हम लोग जजमेंट में। और एक चीज और है कि ये सारे फैक्ट्स हैं, ये कई सारे फैक्ट्स हैं यहाँ पे, मान लीजिए बहुत सारे फैक्ट्स हैं, इनमें से कुछ ही फैक्ट्स इनमें से एडमिसिबल है। तो इसलिए ये जो लाइन है, रेलिवेंसी इज द जीनस ऑफ विच एडमिसिबिलिटी इज ए स्पीशीज, और उन्हीं चीजों को यहाँ समझाया हुआ है। और कौन सा एविडेंस एडमिसिबल है और कौन सा एविडेंस एडमिसिबल नहीं है, फॉर दैट देयर इज सेक्शन 136। इट इज फॉर द कोर्ट, इट इज फॉर द जज to decide the question of admissibility of a particular evidence। और a fact may be relevant but the proof of it may be such as is not allowed in the case of hearsay rule। अब देखिए, मान लीजिए A ने B को कुछ बताया, B ने C को कुछ बताया, तो ये इनडायरेक्ट हो गया। तो जो ओरिजिनल नरेटर है उसका तो पता ही नहीं लग रहा किसने किसी, मान लीजिए कोई रूमर चल रहा, तो रूमर किसने शुरू किया, हु इज द ऑथर ऑफ दैट रूमर। अगर उसके इनडायरेक्ट एविडेंस को अगर हम ले लेते तो उसको लेके क्या करते, जो उसका ओरिजिनल ऑथर है वो मिलता नहीं और उसको हम क्रॉस एग्जामिन नहीं कर सकते। तो therefore hearsay evidence is no evidence at all and it is totally inadmissible। लेकिन hearsay रूल का भी एक्सेप्शन है, जो कि पिछले वीडियो में बताया गया था, और केस का नाम है ये राम बिहारी यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। सुप्रीम कोर्ट इसमें रेलिवेंसी और एडमिसिबिलिटी के बारे में बताया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा relevancy and admissibility are used as being synonymous with each other but their legal implications are different because facts which are relevant may not be admissible। तो relevant fact may not be admissible, इसका बेहतरीन उदाहरण है communication between husband and wife during marriage, subsistence of marriage। तो वो फैक्ट रेलिवेंट हो सकता है, लेकिन उनका एविडेंस हम देंगे तो वो एविडेंस एडमिट नहीं किया जाएगा। Therefore all relevant evidence may not be necessarily admissible। और उसी चीज को यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने समझाया, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। और there are facts which though admissible लेकिन relevant नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आप सेकेंडरी एविडेंस दे रहे हैं,
सेकेंडरी एविडेंस आप तभी दे सकते जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपका खो गया। तो फैक्ट रिगार्डिंग लॉस ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दैट मे नॉट बी रेलिवेंट, लेकिन जब आप वो एविडेंस देंगे तभी आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का खो जाना केस के फैक्ट के हिसाब से मे नॉट बी दैट मच रेलिवेंट, बट फॉर द पर्पसेज ऑफ एडमिसिबिलिटी एविडेंस कैन बी गिवन। तो एडमिसिबल एविडेंस मोस्टली दैट इज रेलिवेंट, इट मे आल्सो बी इरेलीवेंट। तो चूंकि एडमिसिबिलिटी इज टोटली बेस्ड अपॉन लॉ, और ये रूल है कि एविडेंस टू बी एडमिसिबल इट हैज टू बी रेलिवेंट, लेकिन इसका उल्टा ठीक नहीं है। और इसी को समराइज कर दिया है हमने, कुछ पॉइंट्स लिखे कि ये तो हो ही गया, आप जानते ही हैं। चैप्टर 2 यहाँ और ऐड कर दीजिएगा, मेरे से रह गया है टाइपिंग स्टाफ से चैप्टर 2 ऐसे 5 to 55 आप जानते ही हैं, ये 56 ऑनवर्ड्स है। द फैक्ट विच आर रेलिवेंट आर नॉट नेसेसरली एडमिसिबल। तो जैसे हमने उदाहरण दिया, कौन से फैक्ट रेलिवेंट है? आप पुलिस को मुलजिम ने कन्फेस किया, that may be relevant for investigation point of view, लेकिन confession made to police is not admissible into the court। तो ये पॉइंट और इसी का the fact which are admissible are necessarily relevant। तो admissible fact वो हमेशा relevant होंगे। Relevancy is based on logic and probability। Admissibility is not based on logic but on strict rules of law। The rules of relevancy declares what is relevant, और rules of admissibility बताएगा कि what is admissible। और under Evidence Act rule of relevancy means whether a fact is relevant or not, and if it is relevant उसका evidence दिया जा सकता। Admissibility जो है means and modes for admissibility of relevant evidence। तो ये सारे कुछ बनाए गए हैं आपके लिए, क्योंकि इस पे मैं और भी मेरा इरादा हो रहा था और भी चीज़ें डिस्कस करने का, क्योंकि वीडियो यूट्यूब पे अब थोड़ी लंबी हो जाती। आप इतना भी कर लें, आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि लॉ देखिए, आपने सोचा कि एक बार कर लिया, पढ़ लिया और हो गया आपका काम, तो ऐसा नहीं है। मुझे देखिए इतने साल हो गए, मुझे हर रोज पढ़ना पड़ता है। मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ, मुझे आज भी क्लास होल्ड करने से पहले पढ़ना पड़ता है। इतने सालों से पढ़ते आ रहा हूँ, इतने केसेस लड़े हैं। तो अगर आप ये सोचें कि आपने एक बार पढ़ लिया, आप देखिए एक बार पढ़ लिया, उनको रिवाइज करते रहिए। एग्जाम टाइम है, आज ये बिहार जे का रिजल्ट भी आने वाला है और शाम तक उम्मीद है आ जाएगा। कल हम लोग उस पे भी कुछ चर्चाएं करेंगे। खैर एनीवे, अब आज का टॉपिक बस इतना ही। कल के टॉपिक में हम लोग आगे सेक्शन 7, 8, 9 जल्दी, चूँकि टाइम बहुत कम है और हमारी आंखें थोड़ी ऑपरेशन हुआ था, लाल हो जाती हैं, दवाइयाँ चलती है, बट ईश्वर से गुजारिश है कि ठीक रखे और मैं अपना वादा पूरा कर सकूं। आप भी दुआ कीजिए हम अपने वादे को पूरा कर सकें, एग्ज़ाम से पहले एविडेंस एक्ट का सीरीज कंप्लीट कर दें। तो वीडियो अंत में अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर लॉ स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो विथ नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन, बाय बाय।